आज की जो हमारी चर्चा जो रहेगी, उसका शीर्षक रहेगा वैज्ञानिक क्रांति का उदय। हमने अब तक जो बातचीत की, उसके अंदर शुरू के अंदर मैंने एक चीज रखी थी कि जो मानव है वो जिज्ञासु प्राणी है। वो जिज्ञासा रखता है, यानी कि वो स्वभाव से ही वैज्ञानिक है। वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। अपने आसपास की चीजों से उसके दिमाग के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जाती रहती है, और उसी के आधार पर वो जो है कल्पनाएं करता है। जैसी उसके पास नॉलेज है और वैसे ही वो कल्पनाएं करता है। और ये कल्पनाएं करता हुआ जो मानव का जो इतिहास है। अब यहाँ पे ऐसा सच मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं एक वैचारिक क्रांति की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो विचारों के अंदर जो मानव का इतिहास है, हम उसको जो है दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री के अंदर एक मिडिवल वर्ड भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम विचारों के उसमें देंगे एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड और एक मॉडर्न वर्ल्ड। पूर्व आधुनिक काल और युग और आधुनिक विश्व। पूर्व आधुनिक विश्व और आधुनिक विश्व, यहाँ पर जो विश्व की हम बात कर रहे हैं वो हम वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं। यानी कि जो एक विश्व को देखने का नजरिया नजरिया यहाँ पर दो प्रकार का हो गया। एक पूर्व आधुनिक काल का नजरिया और एक आधुनिक काल का नजरिया, आधुनिक विश्व का नजरिया। अब जो पूर्व आधुनिक युग है, जिसको हम कहेंगे वैज्ञानिक युग से पहले, वो क्या है? वो दुनिया है पैगनिज्म की। पैगन पैगन की दुनिया है। एनिमिस्टिक एनिमिज्म को मानने वाले लोग हैं। मतलब कि आत्माएं हैं, आत्माओं की दुनिया है। हर चीज के अंदर आत्मा है। और देविया शक्ति की, हर चीज के अंदर जो देविया शक्ति है, एक दुनिया है। ये पूर्व आधुनिक काल की दुनिया है, जब मानव ने कल्पना की है ये अपने अवचेतन मन के अंदर की सहायता लेकर, कि जो सब कुछ जो घटनाएं घटती हैं वो पैगन है, वो आत्माएं हैं। और आत्माओं की वजह से जो है ये सारा कुछ होता है। जो सृष्टि है उसकी रचना का जो वर्ल्ड व्यू बनता है वो ये है कि वो भगवान ने, ईश्वर ने उस सृष्टि की रचना की है। ये बात आती है पूर्व आधुनिक काल के अंदर। अब इस काल में क्या है कि बड़ी संख्या में देवी देवता हैं। बड़ी संख्या में देवी देवता है और उनकी पूजा की जाती है। और ये देवी देवता जो है वो कई जो भी कोई कार्य हो रहा है उस काम के लिए कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई देवता है। अगर अच्छा काम हो रहा है उसके लिए भी, कोई मृत्यु का काम है, बीमारी का काम है उसके लिए भी। ये हमने पहले भी हमने चर्चा की थी। तो ये एक दुनिया, ये है पूर्व आधुनिक काल की दुनिया का वर्ल्ड व्यू। और सृष्टि का, मृत्यु का, बीमारी का, हर जो घटना है उसके पीछे जो है वो इस देविया शक्ति को या आत्माओं की दुनिया को जो है वो माना जाता है। अब दूसरा जो चीज है वो है मॉडर्न वर्ल्ड की बात। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है वैज्ञानिक पद्धति का उदय। वैसे तो जब से मानव बना है वो वैज्ञानिक पद्धति का ही अपनाता है, लेकिन यहां पे हम दूसरे प्रकार से करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का विकास की बात करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का विकास होता है, आगे बढ़ती है। अब वो कैसे आगे बढ़ती है, आज हमारी यही चर्चा है कि वो किस प्रकार से जो है आगे बढ़ेगा। अब ये जो एनिमिज्म का टाइम है, जो पैगनिज्म का टाइम है, अब इसमें क्या है? इसमें जो पूर्व आधुनिक काल की दुनिया है, इसमें जो आत्माएं हैं, देवी, जो देविया शक्ति है, उनको अपनी अपनी भाषा में, एक यहाँ पे चीज ध्यान रखने की है, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में उनके नाम रखे गए हैं। तो सभी का जो नाम है अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में रखा गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें जो है कि देवताओं का या जो आत्माओं के जो नाम है, उनकी जो काम करने की या उनकी जो मान्यताएं हैं वो किस प्रकार से है विश्व के अलग अलग हिस्सों में। जैसे पुरानिक ग्रीक पुराणिकता में, जो ग्रीक जो कहानियां हैं, पुरानी कहानियां हैं, उसमें सूर्य देवता का नाम हीलियोस है, हीलियोस। और रोमन पुराणिकता में इसी सूर्य देवता को सोल कहा जा रहा है।
हिंदू धर्म यहाँ पे लिखा गया मेरे से, ये वैदिक धर्म की बात करेंगे। सूर्य देवता को सूर्य कहा जा रहा है, और जापानी भाषा में सूर्य की देवी को जो है अमाते रासु कहा जा रहा है। यानी कि सबकी एक समान भूमिका है सब में। जो सूर्य को जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में उसकी पूजा की जा रही है, और उसको जो है सृष्टि का जन्मदाता माना गया है। सूर्य को सृष्टि का जन्मदाता माना गया है। यानी कि एक ही चीज का अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब है, लेकिन उनको जो कार्य करने की जो उनकी जो एक अवधारणा बनी है वो सेम है। अब इसी प्रकार से आप और देखें, वैदिक धर्म में जो वर्षा है या मृदुता की जो भाषा है का जो देवता है वो इंद्र है। और ग्रीक पौराणिकता में जो है आकाशीय तूफान और वर्षा के देवता को जियोस बोला गया। रोमन पौराणिकता में इसी जियोस के समकक्ष जो है जुपिटर को कहा गया। अब ग्रीक पौराणिकता में ही ज्ञान और बुद्धि की देवी जो है अथेना है, और रोमन पुराणिका जो पुरानी कहानी है उसके अंदर उसकी जो देवी है वो मिनर्वा है, और वैदिक धर्म में जो है वो सरस्वती। यानी कि ये चीजें जो उभर रही हैं, ये एक तरफ नहीं, ये हर तरफ उभर रही है। जहां जहां भी मानव है, वो हर घटना के पीछे जो है वो किसी ना किसी देवी को, किसी ना किसी आत्मा को उसकी शक्ति मान रहा है। इसीलिए हम इसको जो काल है, हम इसको एनिमिज्म का काल बोल रहे हैं। और यूरोप के अंदर इसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं वो पैगन, जो धर्म के अंदर ईसाई क्रिश्चियन जो है इसके लिए पैगन शब्द यूज कर रहे हैं। तो ये पूरे उसमें है। अब इसकी विशेषता क्या है, जो हम ये उदाहरण देख रहे हैं कि जो ये समाज है उनमें एक ही प्राकृतिक शक्ति गुण कार्य करने के लिए अलग अलग नाम विकसित हुए थे सबके लिए। बरसात के लिए अलग, ज्ञान के लिए अलग, शक्ति के लिए अलग, ये अलग अलग पैदा हुए। यह जो विविधता जो आई है वो मुख्यतः जो है भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर, सामाजिक संरचना या वहां की जो भौगोलिक स्थितियां थी उसके अनुसार विकसित हुई। इसको जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम इसको और डिटेल में आगे करेंगे अभी आज ही। अब ये जो उदाहरण है इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो सार्वभौमिक मानव की जो आवश्यकता है, जैसे शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वर्षा चाहिए, प्रेम है, मृत्यु है। अब इसको समझने के लिए और पूजा करने की जो प्रक्रियाएं हैं उसके विभिन्न रूप धारण किए गए पूरी दुनिया के अंदर। ये एक एज है, उसको हम कह रहे हैं पूर्व आधुनिक काल। पूर्व यानी कि आधुनिक काल से पहले का समय। अब जो विज्ञान है, अब इस यहां से निकलना है विज्ञान को। अभी जो मानव की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, मानव जो चीजों को समझना चाहता है, अभी उसके ऊपर इन चीजों का क्या है एक वर्चस्व बन गया। अब यहां से मानव को निकलना है, यानी अगर वैज्ञानिक खोज के लिए आगे बढ़ना है तो एक तो जो धार्मिक विचार है उनको, और जो प्रकृति है उसके अध्ययन में अंतर समझना पड़ेगा, उनमें अलग अलग करना पड़ेगा। धार्मिक विचार अलग चीज है और प्रकृति जो है वो अलग चीज है। अगर ये समझ में आएगा तो ये आसान लगेगा। अब जैसे आज का समय है, आज के समय में ये कहना बड़ा आसान है कि जो मान कोई भी दिव्या पुरुष नहीं होता है, यानी कोई भी दिव्या शक्ति नहीं होती है, ये आज कहना आसान है। लेकिन इस बात तक पहुंचने के लिए मानव को शताब्दियां लगी। धार्मिक विचारों से प्रकृति के जो नियम है निकालने में, जो अलग अलग करने में शताब्दियां लगी। और ये जो वैज्ञानिक खोजें उस समय हो रही हैं, और बल्कि आज तक भी जो वैज्ञानिक हैं वो इन सब के पीछे जो है देवीय शक्ति को कारण मानते रहे हैं कि जो भी कुछ चल रहा है इसके पीछे देवीय शक्ति है। ये सिर्फ उनकी खोज कर रही है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो प्लेटो है, प्लेटो क्या कह रहा है कि उसने एक अपना स्पेकुलेशन दिया, ये एक अंदाजा बताया कि जो ग्रह हैं ये अपने अक्ष पर, ग्रहों को जो है अपने अक्ष पर किसने स्थापित किया? भगवान ने स्थापित किया। और ये देव जो ग्रह हैं ये भी देवता ही हैं, ये भी देवियां ही हैं। ये कौन कह रहा है? प्लेटो। अब आप दूसरी चीज देखो, एक किताब का नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉपर निकस ने किताब लिखी है, ऑन द रिवोल्यूशन, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ। अब यहां पे इस शब्द को देखना जरूरी है, ऑफ द हेवनली बॉडीज। मतलब कि वो किसको देख रहा है?
रेवोल्यूशन को देख रहा है, ग्रहों की बात को कर रहा है, लेकिन उसको वो स्वर्ग स्वर्ग की बातें कर रहा है, दिव्य शक्तियों की बात कर रहा है, वो जो ग्रह हैं, यानी जो ग्रह हैं, अभी उस दुनिया में ये बात पहुंची हुई है कि ये देवता हैं ये। अब उनकी स्टडी कर रहा है, वो घूम कैसे रहे हैं, ये कोपरनिकस की बात है। और उसने ये जो अपनी किताब है जो मैंने यहां पे लिखी, इस किताब को उसने डेडिकेट किया था, उस समय पोप पॉल थर्ड था, उसको उसने डेडिकेट किया इस किताब को। मतलब कि जो वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, वो नए वर्ल्ड व्यू को पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो देवीय शक्ति से बाहर नहीं निकल पा रही। अब यहां तक न्यूटन के समय तक, न्यूटन ने जो नियम दिए, गति के नियम दिए, और बड़े क्रांतिकारी, न्यूटन जो है वैज्ञानिक क्रांति को चरण पे लेके जाता है, लेकिन वो भी यही कहता है कि जो शुरू के अंदर गति जब नहीं थी, उससे पहले जो जो ग्रह हैं, सूर्य है और जब तारे हैं, इनको मोशन में डाला किसने? सबसे पहले भगवान ने डाला। मतलब कि ये ऐसा समय है जब विज्ञान जो है वो खोजें तो कर रहा है, लेकिन जो खोजें की जा रही हैं वो जो धार्मिक विचार हैं उससे बाहर नहीं जा पा रही हैं, उसके अंदर ही हो रही है। अब यहाँ पे इस समय खोज करने का क्या मतलब है कि हम भगवान की जो व्यवस्था है, जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है, चांद तारों, जीवन की, पृथ्वी की, हम उस व्यवस्था को समझना चाहते हैं ताकि हम भगवान को समझ सके। ये उस समय की ये बात आ रही है। अब इसमें क्या है, देखो आगे इसमें जो शुरुआत होती है सबसे पहले अ, विज्ञान की पद्धति के आगे विकास की, वो सबसे पहले खगोल में होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर है। अब जो शुरू के अंदर जो है, जो आकाश है, ये दिशा जानने के लिए यानी कंपास का काम कर रहा है, समय मापने के लिए ये घड़ी का काम कर रहा है, और कैलेंडर के लिए अब आकाश का प्रयोग किया जा रहा है। यानी शुरू के अंदर जो दिशा सूचक यंत्र है, शुरू के अंदर जो अ, घड़ी है, शुरू के अंदर जो कैलेंडर है, वो अंतरिक्ष में मानव जो है इन चीजों का अंदाजा अंतरिक्ष को देख के लगाता था, वो नीचे से नहीं देख पा रहे इसको। अब कैसे हो रहा है ये सारा कुछ, आप देखो, अ, पृथ्वी से हम क्या देख रहे हैं? सूर्य, चांद, तारे और तारामंडल, यही पहला दिशा सूचक है, पहला घड़ी और पहला आसमान है। अब थोड़ा देखें, थोड़ा हम खुद अपनी ऑब्जर्वेशन में देखें, जो तारे हैं, तारे हमारे को, अगर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें, ये हमारे को फिक्स दिखाई देते हैं। फिक्स मतलब कि इनका जो स्थान है, जब सुबह हमें, रात को हमें दिखते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम को दिखते हैं, लेकिन फिक्स का मतलब एक ही गति में और एक ही दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, और इसलिए तारों को देखकर तारामंडल बनाना आसान है, तारामंडल बनाया जा सकता है। इन जो तारामंडल जो है, अलग अलग नामों जो है, इसी से जो है आगे मौसम की जानकारी तारामंडलों से स्थापित हो रही है। अब तारे फिक्स हैं, तारामंडल उससे बनाया जा सकता है, यानी कि तारों को कुछ, जो तारे अधिक चमक रहे हैं, उनको हम किसी कल्पना में उसको किसी आकृति का नाम दे रहे हैं, उसको किसी आकृति का नाम दे रहे हैं तारामंडल को, और उस तारामंडल आकृति से जो है हम उसके प्रभावों का की कल्पना कर रहे हैं। अब सूर्य और चांद जो है, ये फिक्स नहीं है, इनका जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है। चांद की तो बल्कि यहां तक पोजीशन है, इसकी जो अ, आकार है वो भी फिक्स नहीं है, ये भी अलग अलग कलाओं में दिखाई देता है चांद। अगर हम पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक देखेंगे तो ये अलग अलग कलाओं में नजर आता है। सूर्य जो है, इसकी पोजीशन भी जो है वो फिक्स नहीं है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम में तो निकल रहा है, लेकिन कभी ये उत्तर की ओर होता है और कभी ये दक्षिण की ओर होता है। वो पृथ्वी के, आज तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण पर। अब ये झुकी हुई है, इसलिए जो है सूर्य जो है वो, उसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो कम ज्यादा होती रहती है, और इसलिए जो है वो सूर्य कभी हमें उत्तर की ओर दिखाई देता है और कभी वो दक्षिण में दिखाई देता है। कभी वो भूमध्य सागर के ऊपर चमकता है, तो कभी कर्क रेखा के ऊपर, कभी वो मकर रेखा पर चमकता है। तो ये सूर्य की स्थिति है। इसमें तारे जो हैं वो फिक्स रहते हैं, तारे जो हैं वो गति नहीं कर रहे हैं।
मतलब कि फिक्स पोजीशन के अंदर वो आते हैं, इसलिए वहां से हमारे को आकृतियां बनाना आसान है। अब इन जो आकृतियां, जो तारों की जो आकृतियां हैं, इनको हमने नाम दिए। अब ये जो आकृतियां हैं, ये संख्या में कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने इनको, जो आकृतियों के नाम देकर, हमने राशि चक्र में, जोडाइक जो है उसमें हमने इसको लिया। अब ये क्या है, ये जो यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर के अंदर क्या है, ये राशियों चक्र है। ये तारे की पोजीशन है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम तारों के नाम रख रहे हैं। अब आप इसमें देखो, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इधर को। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक बेस है ये। पहले सबसे पहला जो समय है वो एरीज, जिसको हम हिंदी में अंदर मेष राशि बोलते हैं। उसके बाद ताउरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। ये 12 जो है, ये तारामंडल हैं, 12 तारामंडल। और इन 12 तारामंडलों के आधार पर जो है, मानव ने मौसम का जानकारी बनानी शुरू की। यानी जौन सा तारामंडल सेंटर में है, वो उस हिसाब से मौसम का पता लगता था। तो राशि चक्र से मौसम का अ, अंदाजा लगने लगा। और जो जो अपना तारा, सॉरी, चांद है, उसकी कलाओं से जो है दिन का, सप्ताह का, यानी दिनों की गिनती इससे करनी आसान हुई। इससे दिनों की गिनती, सूर्य से जो है वो दिन रात का पता लग रहा है, दिन रात आ रहे हैं। और कैलेंडर से जो है, जो तारे हैं, उससे प्राचीन समय से ही दिशा का लगा रहा है। यानी दिशा सूचक के लिए तारों का प्रयोग किया जा रहा है। रात की यात्रा करनी है, समुद्र में है, रेगिस्तान में है, तो तारों से दिशा देखी जाएगी। और जो घड़ी है, वो सूर्य की पोजीशन को देख कर की जाएगी कि सूर्य की पोजीशन किधर है। पूर्व में है तो अभी सुबह का टाइम है, पश्चिम में है तो रात का टाइम, शाम का टाइम है, अगर सिर के ऊपर है तो दोपहर का टाइम है, उस हिसाब से। और जो कैलेंडर है, यानी मौसम का जो हिसाब है, वो हम राशि चक्र से उसका अंदाजा लगा रहे हैं। और ये जो निशान है, ये अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषा में, लेकिन मीनिंग इनके यही है लगभग, क्योंकि इनकी पोजीशन वही बन रही है। और क्योंकि मानव का बहुत लंबा आपस में है, माइग्रेशन है। अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, तो मानव अफ्रीका से माइग्रेट करता हुआ अमेरिका और एशिया के इलाकों में आया है। और वो माइग्रेट करता हुआ जो मानव आया, तो अपने साथ शब्दों को भी लेकर चलता रहे। बहुत से सारे शब्द या सिद्धांत साझे हैं। तो ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप चीज जो मैं बता रहा था यहाँ पर, कि जो ये राशि चक्र है, वो इस तरफ को चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पीछे कारण क्या है, यहाँ पे दो चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना, कि ये जो सभ्यताएं के अंदर जो ये जो विचार आ रहे हैं, जो ये तारों को, चांद को देख के, या जो इन आकृतियों को देख के जो विचार आ रहे हैं, या जो आइडिया बन रहे हैं, ये हमारा जो पृथ्वी है, उसके दो भाग हैं। हम उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो अधिकतर जो सभ्यताएं हैं, वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तर में जो तारों की जो गति है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगती है। जो जो ये राशि चक्र है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगता है। वैसे क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है सारे, लेकिन ये राशिफल इस प्रकार उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे चलेगा ये। तो इसमें क्या हो रहा है, ये उल्टा है। अगर हम इसको दक्षिण गोलार्ध में लेके जाएंगे, तो दक्षिण गोलार्ध में ये जो है, ये क्लॉकवाइज आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और उधर जो है ये क्लॉकवाइज चलेगा। जबकि हमारी सभ्यता ने जो जितने विचार बनाए हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में बनाए हैं। दूसरी एक चीज और हमें इसको ध्यान में रखनी है, वो है जो हमारा जो विचार है आज के विश्व के, वो यूरो केंद्रित है। यूरो केंद्रित, यूरो सेंट्रल है। यूरोसेंट्रिक हमारे विचार हैं। मतलब कि जो हमारे ज्ञान की जो आज चीजें बनी हैं, वो यूरोप से उनका ओरिजिन है। अ, अधिकतर जो कैलेंडर हम यूज करते हैं आज, जो सप्ताह के नाम हम यूज करते हैं, वो उनकी उत्पत्ति यूरोप में है। वो यूरो के सेंट्रिक है सारे। तो ये क्या हो रहा है, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है,
वहां पर अलग प्रकार से हमारे को गति दिखाई देती है तारामंडलों की, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर वो अलग दिखाई देती है। क्योंकि जो हम तारामंडलों की गति को देखते हैं वो ग्लो इसके अपना ध्रुव के आधार पर देखते हैं, नॉर्थ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आधार पर देखते हैं, इससे ये अलग वो उल्टी आती है। अब उसके बाद जो अगली चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है खगोल विज्ञान की शुरुआत जब होती है, वो ये नॉर्मन है ये, यानी कि इसको बोलते हैं सूर्य घड़ी। सूर्य घड़ी यानी कि अभी तक जो घड़ी थी वो आसमान में थी, आसमान को देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन अब जो है इसकी वजह से, सूर्य घड़ी की वजह से, जो घड़ी है वो जमीन पर है। शुरुआती जो घड़ी है वो इस तरह, जो ये एक प्रकार से ये पिलर है लगा हुआ, और ये आज उसका विकास होकर ये सूर्य घड़ी बनी थी। अब सूर्य की जो स्थिति है उसकी छाया से, छाया की लंबाई से, छाया की दिशा से जो है समय का, घड़ी का अंदाजा लगाना शुरू हुआ। ये विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। पहले क्या है, सारी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के डेटा इकट्ठे किए गए हैं और उसके आधार पर अ, ये चीजें बन रही हैं। जो आकाश के अंदर सारा ऑब्जर्वेशन है। अब जो है सूर्य घड़ी की सहायता से जो सूर्य की जो छाया है उसकी लंबाई और उसकी दिशा के आधार पर अब दिनों का, और सिर्फ दिनों का ही नहीं, मौसम का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम का भी इससे अंदाजा लग रहा है। अब कैसे, जो इसी के आधार पर, जो इसको लगातार देखने पर, इसको ऑब्जर्व करने पर और इसका डेटा इकट्ठा करने पर क्या हो रहा है, एक इक्विनॉक्स आ रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, विषुव, यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ये ऐसा समय होता है जब पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। वैसे अधिकतर क्या होता है, या तो दिन बड़ा होता है या रात बराबर, रात बड़ी होती है। और उसके पीछे कारण ढूंढ लिया गया था कि 23.5 डिग्री सेल्सियस पे धरती झुकी होती है। अब ये जो सूर्य घड़ी थी, सूर्य घड़ी के आधार पर जो है ये आ रहा है कि दिन और रात जो है वो अ, यहां पर रहेगा, ये विषुव में, इक्वोनॉक्स में। इक्वो मैंने बराबर, नॉक्स मैंने दिन, इसका दो से बना है। इसमें दिन और रात बराबर है, दिन और रात बराबर है इसमें। अब ये दो बार आ रहा है साल में। एक बार तो आता है ये मार्च में, और एक बार आता है ये सितंबर में। मार्च वाला जो है वो सर्दी में होता है, शीत में, और ये ग्रीष्म में। दो बार है ये, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ये अंदाजा लगा किससे, सूर्य घड़ी से। अब ये गन्ना के अंदर नई चीज आ गई, गन्ना के अंदर नई चीज आ गई। और एक चीज और क्या आई, दूसरी चीज, सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस क्या है, इसमें क्या है कि जो ये जो दिनों की, जो पृथ्वी का जो झुकाव है, इसके आधार पर लगा कि एक दिन ऐसा होता है कि जब पृथ्वी के अंदर दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अ, दिन होता है, और सबसे बड़ी जो है रात होती है। एक ऐसा समय आता है। अब सबसे बड़ा दिन जो है कब है, 20-21 जून को। और सबसे बड़ी रात जो है वो है 21-22 दिसंबर को। यानी इसमें दिन छोटा है, अ, रात लंबी है। इसमें क्या है, रात छोटी है और दिन लंबा है। ये अंदाजा लगाया इससे, किससे, जो ये सूर्य घड़ी है। तो सूर्य घड़ी से अंदाजा लगा रहा है। और ये डेटा कहां से इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है इसकी छाया से। इसकी छाया से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कब दिन रात बराबर है और कब दिन सबसे बड़ा है और कब दिन सबसे छोटा है। अब इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसका परिणाम हो रहा है कि जो मानव है, मानव अब अपने जो दिनचर्या है या मौसम के आधार पर वो अपने समय को, या खेती के जो स्थितियां हैं अ, उसको कर सकता है। ये खेती करने में सहायक है।
मानव की दिनचर्या को अ, बनाने में ये सहायक है। ये जो चीजें आ रही है, इसने क्या किया, मानव को की जो सोसाइटी है उसको संगठित करने में हेल्प की। सोसाइटी को संगठित करने में हेल्प की। आज की जो हमारी सोसाइटी है वो समय और कैलेंडर के साथ संगठित है। कौन सा समय हमने किस दिन करना है, कौन सा हमने समय, हम टाइम के अनुसार हमारी सोसाइटी संगठित है। किस समय क्लास लगेगी, किस समय फैक्ट्री जाना है, किस समय शेयर मार्केट खुलेगी, ये घड़ी के अनुसार संगठित है। और दिन जो है उसी पर से संगठित है। तो क्या है कि इसने हमारे को अ, जो घड़ी है जो पहले आसमान में थी, अब फिर वो जो धरती पे आ गई, उसने सोसाइटी को संगठित करने में हेल्प की। और जो वैज्ञानिक अ, जो समझ है, वैज्ञानिक समझ में क्या चीज आया, एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना शुरू हुआ। तो इससे क्या होगा, वैज्ञानिक समझ जो है वो आगे बढ़ी। इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग करने से वैज्ञानिक समझ जो है वो आगे बढ़ी। अब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से या इंस्ट्रूमेंट को सुधार करके इस चीज को और भी अच्छा किया जा सकता था। तब क्या परिणाम हो रहा है कि जो बाद में ये सारी चीजें जो हैं, जैसे संक्रांति शब्द जो है ये मकर संक्रांति, ये धार्मिक विश्वासों में भी चला गया। अ, दूसरी चीजें भी जो सप्ताह के दिन के नाम है, ये भी उसमें चले गए, धार्मिक विश्वासों के साथ चले गए। जो महीने के दिन है वो भी उधर चले गए, वो कैलेंडर में आप उधर आए। और उसी के अनुसार जो है धर्म भी संगठित होने लगा। सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को कौन सी देवी है, बुधवार को कौन सी देवी है, ये उसी प्रकार संगठित होने लगा। क्योंकि अब कैलेंडर जो है वो अब बन गया। अब सप्ताह के दिनों के नाम आ गए, और सप्ताह के दिनों से जो है मानव ने अपने दिनचर्या, अपने समाज को संगठित करना शुरू कर दिया। तो वैज्ञानिक समझ इससे जो है आगे बढ़ी। अब परिणाम क्या है कि जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक क्रांति का जो सबसे पहला जो मार्ग है, जो सबसे पहली जो मंजिल है, वो कहाँ है, अंतरिक्ष में, खगोल में। खगोल के अंदर सबसे पहले मानव ने जो है पहले कल्पना भी वहीं से की उसने, लेकिन उसके अध्ययन करते हुए लगातार उसने कैलेंडर, घड़ी और दिशा को वहां से देखा, और उसके बाद जो है उसने घड़ी को जमीन पे ले आया। और उसके बाद उसका जो समाज का संगठन है वो बदलने लगा। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें।